हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम क्लास कर रहे हैं और आज हम कम्युनिकेशन के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। गाइस, जो आज के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लिया, जो अभी करंट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस पैटर्न में, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील कर पाएंगे यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए, डिस्क्रिप्शन पर जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। या फिर आप देखिए दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। देखिए, लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। गाइस देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो देखिए, आपको क्या करना है, इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट पर जाना है। देखिए, दिस इज स्टडी प्लेलिस्ट पर जाना है आपको, दिस इज स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर। और देखिए, आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए माई ज्योग्राफी सीरीज। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माई पेपर 1 सीरीज जरूर देखिएगा, माई पेपर 1 सीरीज जरूर देखिएगा। और देखिए, इस प्लेलिस्ट को यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट कंप्लीट, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इस पर हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है और अभी आपकी 4 यूनिट कल से स्टार्ट हो जाएगी आईसीटी। तो गाइस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, निम्न कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि मौखिक संचार नहीं है। तो देखिए, रेडियो प्रसारण, सम्मेलन, साक्षात्कार और प्रश्नावली। देखिए, इनमें से आपको अच्छे से मालूम है कि जो रेडियो प्रसारण है ये क्या है, एक मौखिक संचार है। क्या है, मौखिक संचार है। सम्मेलन, जब कभी भी कॉन्फ्रेंस होता है तो वहां पर मौखिक संचार का उपयोग किया जाता है। और साक्षात्कार में भी, जब आपका कहीं पर भी इंटरव्यू होता है, आप अपना इंटरव्यू देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, वहां पर भी मौखिक संचार का उपयोग किया जाता है। जो आंसर नहीं है, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली का उपयोग नहीं किया जाता है साक्षात्कार में, सम्मेलन में और रेडियो प्रसारण में। यानी कि जो मौखिक संचार नहीं है, प्रश्नावली मौखिक संचार नहीं है। तो आंसर क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि रेडियो प्रसारण, तो रेडियो प्रसारण ध्वनि के माध्यम से जानकारी दी जाती है और सम्मेलन एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग साथ मिलकर विचारों और ज्ञान का अनुभव को साझा करते हैं, ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं। और साक्षात्कार में क्या होता है, एक व्यक्ति के साथ एक वार्तालाप किया जाता है, एक व्यक्ति के साथ क्या होता है, वार्तालाप किया जाता है। और जो आंसर है आपका डी, यानी कि प्रश्नावली एक तकनीक है जिसमें विभिन्न पक्षों का समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है जिसमें एक साथ सूची के रूप में पेश किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, निम्न में कौन सा लिखित संचार नहीं है। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, इन क्वेश्चंस को करके आपको मालूम हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को कीजिए, कंप्लीट सारे क्वेश्चंस कीजिए, इससे मालूम हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो देखिए, निम्न में कौन सा लिखित संचार नहीं है, टेलीफैक्स, चैट, ईमेल और घोषणाएं। इनमें से कौन सा लिखित संचार नहीं है। तो देखिए, टेलीफैक्स एक लिखित संचार है, यहां पे फैक्स किया जाता है ना,
चार्ट क्या है? चार्ट भी एक लिखित संचार है। चार्ट क्या है? एक लिखित संचार है। और ईमेल भी एक लिखित संचार है, यानी कि मेल की जाती है। अब देखिए इनमें से घोषणा, घोषणा क्या है? लिखित संचार नहीं है। नेताजी आते हैं, भाषण देते हैं, वहां पर क्या करते हैं? घोषणाएं करते हैं। तो डी इसका आंसर है। डी इसका आंसर है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। घोषणाएं लिखित संचार नहीं है। बिल्कुल चार्ट है। चार्ट देखिए कहीं पर आप अपना चार्ट दिखाते हैं तो क्या करते हैं? एक मैसेज देते हैं। क्या देते हैं? मैसेज देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। शाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है? यानी कि जो शाब्दिक संचार है कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 10, 3। देखिए शाब्दिक संचार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। 5 नहीं है, 10 नहीं है और 3 नहीं है। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर है, ए। ठीक है। किस संचार का साक्ष्य स्थायी होता है? स्थायी किस संचार का साक्ष्य स्थायी होता है? लिखित, मौखिक, लिखित एवं मौखिक दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यहां पर जो साक्ष्य होता है किसी संचार का वो होता है लिखित। कभी भी आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव में, यानी कि प्रशासनिक में, प्रशासनिक कार्यों में हमेशा लिखित संचार का उपयोग किया जाता है। और कहीं पर भी कहते हैं ना कि अपना लिख कर दीजिए, अपना साइन करके दीजिए, ठीक है, सिग्नेचर करके दीजिए। तो लिखित संचार का साक्ष्य स्थायी माना जाता है। ए इसका करेक्ट है, इसका आंसर ए। ठीक है, मौखिक नहीं होगा और दोनों नहीं है, इसमें ए करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है कि संचार का साक्ष्य स्थायी रूप से लिखित होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो जानकारी या संदेश संचार लिखित माध्यम से, जैसे पत्र हो गया, पुस्तक, सूचना पत्र, ईमेल आदि, ठीक है, इनको इस माध्यम से साझा किया जाता है। लिखित संचार के माध्यम से संदेश या जानकारी समय समय पर संदर्भित करके इसका साक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो आंसर क्या है? ए करेक्ट आंसर है इसका, ए। देखिए निम्न में कौन सा पार्श्व भाषा नहीं है? निम्न में कौन सा पार्श्व भाषा नहीं है? स्वर का उतार चढ़ाव, बोलने की गति, अल्प विश्राम या समय भाषा। तो क्या इसका आंसर है? देखिए इसका आंसर स्वर का उतार चढ़ाव नहीं होगा, बोलने की गति नहीं होगा, अल्प विश्राम नहीं होगा। डी इसका सही आंसर है, डी। देखिए समय भाषा ही पार्श्व भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भाषा को समय की आवश्यकता के अनुसार रूपांतरित करता है। यानी कि समय के अनुसार भाषा को क्या करता है? रूपांतरित करता है, जिसे संक्षेप में रूप में प्रदर्शित करता है, यानी कि संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? डी। डी इसका करेक्ट आंसर है, ए नहीं होगा। देखिए स्वर का उतार चढ़ाव यानी कि शब्दों के स्वरों के उच्चारण में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ठीक है, बोलने की गति किसी भाषा में शब्दों की व्याख्या करता है, किसी भाषा के संरचना और विन्यास को समझने में मदद करता है। अल्प विश्राम विशेष रूप से जगह बचाने और अर्थ को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाले संधि को दर्शाता है। तो जो इसका सही आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गाइस देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। तो देखिए अशाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है? अशाब्दिक संचार कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का होता है, या 2 प्रकार का होता है, या 5 प्रकार का, या 11 प्रकार के? बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस हैं। सारे क्वेश्चंस क्या हैं? कॉन्सेप्ट बेस हैं। एक प्रकार का नहीं होता है।
2 प्रकार का नहीं होता है और नहीं 11 प्रकार का। इसका आंसर सी है, सी है। अब देखिए कौन कौन से हैं। नृत्य हो गया आपका, चिन्ह हो गया, अंक हो गया, और पट यानी कि चित्रकला के माध्यम से कहानियां और भावनाएं अभिव्यक्त करना। और अभिकथन यानी अभिकथन, इसमें क्या होता है, किसी भाषा के शब्दों का ना प्रयोग होता है लेकिन भावों का संचार होता है। क्या होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है लेकिन भाव का संचार होता है। तो 5 प्रकार का होता है, यानी कि सी विल बी करेक्ट आंसर। गाइस थोड़ा जल्दी से चलेंगे, फास्ट चलेंगे, 25 क्वेश्चन है हमारे, तो जल्दी से करेंगे। देखिए पार्श्व भाषा कितने प्रकार का होता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। 1 प्रकार का या 2 प्रकार का या 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। देखिए जो पार्श्व भाषा होता है 1 प्रकार का नहीं होता है, 2 प्रकार का नहीं होता और 4 प्रकार का नहीं होता है, 3 प्रकार का होता है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए पार्श्व भाषा 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से, एक पक्षीय पार्श्व भाषा, द्विपक्षीय पार्श्व भाषा और 3 बहुपक्षीय पार्श्व भाषा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। निम्न में कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है, पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को अच्छे से। निम्न में कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है, समय, भाषा, स्थान प्रयोग, स्थिर स्थान या स्वर का उतार चढ़ाव। इनमें से कौन सा आंसर है, जल्दी दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए समय भाषा नहीं है, स्थान प्रयोग नहीं है और स्थिर स्थान नहीं है। डी विल बी करेक्ट आंसर है इसका। स्वर का उतार चढ़ाव अशाब्दिक संचार नहीं है, स्वर का उतार चढ़ाव अशाब्दिक संचार नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए स्वर का उतार चढ़ाव। अब देखिए इसमें क्या है, अशाब्दिक संचार एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसमें शब्दों के उपयोग के बजाय भाषा के अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है। मतलब शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, भाषा के अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्वर का उतार चढ़ाव एक शाब्दिक संचार नहीं है, क्योंकि ध्वनि को प्रकट करता है। किसको करता है, ध्वनि को, आवाज को, नॉइज को, वॉइस को क्या करता है, प्रकट करता है, जिसे भाषा में अक्षरों से प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका विल बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कक्षा में शोरगुल को, यानी कि जो कक्षा में जो शोर होता है, शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। बात मत करो कहना, विद्यार्थियों की आवाज से ऊंची आवाज में बोलना, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना या शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। इनमें से कौन सा आंसर है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, सी, सी विल बी करेक्ट आंसर। शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना, शोरगुल को कक्षा में, क्लासरूम में आवाज को, यानी कि स्टूडेंट्स, बच्चों का जो शोर होता है उसको नियंत्रित किया जाता है। कैसे, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। सी विल बी करेक्ट आंसर, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। इसका कारण यह है कि शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखकर आप उन्हें महसूस करा सकते हैं कि उनके भाव को समझ सकते हैं, उनकी समस्याओं को आप समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे आप उन्हें विशेष ध्यान देने के संकेत देते हैं, ठीक है, उन्हें समझते हैं और आप उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है क्या। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि या उपयुक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है डी इसका आंसर है करेक्ट, डी विल बी करेक्ट आंसर है।
देखिए, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की जो असफलता को जो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, वो क्या है? कक्षा में अनुशासनहीनता। ठीक है, यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुशासनहीनता दिखाते हैं तो इससे क्या होगा? शिक्षक की असफलता दिखेगी। पढ़ाए जा रहे विषय में विद्यार्थी की रुचि में गिरावट, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उसका जो पढ़ाया जा रहा है वहां पर उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, बच्चे क्लास में नहीं आ रही है, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? टीचर्स की भी, शिक्षक की असफलता को प्रदर्शित करता है। मेरे वर्ड्स इधर उधर जाते हैं तो इसको माइंड मत कीजिए, ये नेचुरली हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? डी विल बी करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है सारा कुछ। अनुशासनहीनता हो गया, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है? डी विल बी करेक्ट आंसर। गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्लास का नोटिफिकेशन, और देखिए पीडीएफ आपको कहां मिलेगी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, कहीं पर भी सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, ठीक है, आपको मिल जाएगा। गाइस देखिए, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। और इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। सो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? कौन सा समूह खंडित नहीं करता है? संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है। विप्रिय मूल्यांकन संकेंद्रण, विप्रिय मूल्यांकन संकेंद्रण या मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन या मूल्यांकन संकेंद्रण अंतर्जन या संकेंद्रण निर्देशन, इनमें से कौन सा आंसर है? गाइस यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लिया ना, तो जो करंट में यूजीसी नेट एग्जाम में करंट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस पैटर्न में, आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से मालूम पड़ेगा आपको कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन सारे बेसिक हैं। तो देखिए इसका आंसर बी है, मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन। ठीक है, संकेंद्रण निर्देशन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है, ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मूल्यांकन संकेंद्रण में क्या होता है? निर्देशन होता है। ठीक है, यहां पर बी मेंशन किया हुआ है। इस समूह संचार प्रक्रिया का आधार मूल्यांकन है, यानी कि इनकोडिंग है। क्या है? इनकोडिंग है। इसके बाद संकेंद्रण क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। और अंत में क्या होता है? डिकोडिंग होता है। क्या होता है? डिकोडिंग होता है। इसमें किसी भी प्रक्रिया को खंडित नहीं किया जाता है। क्या होता है? खंडित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बी मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन, बी इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए सुनना दुष्प्रभावित होता है। क्यों होता है सुनना दुष्प्रभावित? आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने से, बड़ा होने से, जो कि शारीरिक समस्या है। तो सुनना दुष्प्रभावित होता है, किससे होता है? देखिए इनमें से सारे ऑप्शन हैं, यानी कि उपयुक्त डी है। डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डी। ठीक है, उपयुक्त सभी डी। इसका अर्थ है कि सुनना दुष्प्रभावित हो सकता है यदि आपको आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, तेज गति से बोलने या बड़े व्यक्ति के द्वारा जो शारीरिक समस्या
है, ऐसे किसी भी कारण से हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इसका सही आंसर है। देखिए, श्रवण जो संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है। तो क्या है? पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण द्वारा या दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के द्वारा या अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाकर। तो क्या है आंसर? जल्दी से बता दीजिए, या उपयुक्त सभी। देखिए, डी इसका विल बी करेक्ट आंसर है। डी डी इसका सही आंसर है। डी यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। श्रवण के माध्यम से संवाद को उचित बनाने के लिए ध्यान संकेंद्रण, संदेश को संशोधित बनाना और आवाज को प्रभावशाली बनाने जैसे सभी तरीके एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे संवाद का प्रभावशाली, सुगम और समझदार बनने में मदद मिलती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका सही आंसर है। डी। दूरदर्शन पर शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है? दूरदर्शन पर शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी कक्षाएं चलाना संभव है और इस प्रकार यह आर्थिक रूप से किफायती है। जटिल विषयों के अध्यापन के लिए विशेषज्ञों की व्यवस्था की जा सकती है, अन्य लोग उनसे फायदा उठा सकते हैं। अध्यापन सामग्री की फिल्म बनाकर उन्हें पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यह उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी डी इसका सही आंसर है। डी डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है, दूरदर्शन पर शिक्षण कक्षा के माध्यम से मिलती है। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को बेहतर रूप से पढ़ने में सक्षम होते हैं और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए। देखिए, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए, निम्न सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर वह कौन है? तो पढ़ लीजिए। देखिए, दूरदर्शन अध्याय एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार वे छात्रों को व्यक्तिगत बौद्धिक स्तर को ध्यान में नहीं रख पाते। इसमें अध्यापकों तथा छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान का कोई मौका नहीं होता है और यह अध्यापन सामग्री को भली भांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते हैं। कार्यक्रम की तैयारी तथा योजना बनाने में विशेषज्ञ बहुत अधिक समय लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर वह कौन सी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? सी। यह अध्यापन सामग्री को भली भांति समझने के लिए छात्रों को उचित सहायता नहीं करती है। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी। देखिए, उचित सहायता नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दूरदर्शन शिक्षा छात्रों को उचित सहायता नहीं प्रदान करती। ठीक है, क्या करती है? दूरदर्शन क्या करता है? शिक्षा छात्रों को उचित सहायता प्रदान नहीं करती है, जिससे क्या होता है? दूरदर्शन अध्याय निश्चित गति से आगे बढ़ जाता है, यानी कि रुकता नहीं है और बच्चों को समझ नहीं आता है। ठीक है, और छात्रों के बीच, यानी कि अध्यापक और छात्रों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, मौका मिलता ही नहीं है। जिस गति से क्या होता है? कार्यक्रम आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी विल बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि
यह बहुत महंगा होता है, फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है और सफलता ज्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर होता है। इनमें से कौन सा आंसर है इस क्वेश्चन का? देखिए सामूहिक संचार की जो प्रमुख परिसीमा है, यानी कि जो सामूहिक संचार में जो इसका जो वीक पॉइंट है सामूहिक संचार का, ग्रुप कम्युनिकेशन का, वो क्या है? यहां पर जो फीडबैक प्रणाली है बहुत कमजोर होती है। ठीक है, फीडबैक प्रणाली होती है यानी कि जो प्रतिक्रिया मिलती है बहुत कमजोर होती है, इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है, फीडबैक प्रणाली क्यों कमजोर होती है? क्योंकि सामूहिक संचार में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है। क्या होती है? परिस्थिति होती है जो एक बड़े समूह या संचार समूह के साथ जनचाव रखना, यानी कि उनसे वार्तालाप रखना अथवा संदेश को समझने के लिए प्रतिशत प्राप्त करना कठिन हो सकता है और कई कारणों से हो सकता है। ठीक है, जैसे भाषा, संदेश, व्याख्या के तरीके। तो गाइस देखिए, फीडबैक प्रतिक्रिया बहुत कमजोर होती है सामूहिक संचार में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए, बड़े समूह के संप्रेषण के लिए या कक्षा में केवल कमजोर छात्रों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए। देखिए, जो क्लोज सर्किट टेलीविजन लाभदायक है किस लिए? केवल एक स्थान पर रहने वाले सीमित श्रोताओं तथा दर्शकों के लिए। क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसका फायदा आप कैसे ले सकते हैं? एक स्थान पर बैठकर आप वहां पर सब कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और बड़े समूह के संप्रेषण के लिए नहीं होगा कक्षा के। इसका आंसर ए है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर ए है, इसका एक्सप्लेनेशन है यहां पर। ठीक है, एक स्थान पर बैठकर आप कहीं पर भी एक स्थान पर बैठकर आप वहां पर क्या कर सकते हैं? समाचार, मनोरंजन, शिक्षा आदि कार्यक्रमों को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक है क्योंकि सहज संसारिक घटनाओं को बिल्कुल वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सूक्ष्म रूप या जीवन को अवधारित करके दिखा सकता है और उसे टीवी पर प्रस्तुत कर सकता है। यह दर्शकों के एक बड़े समूह को एक ही ऑडिटोरियम में बैठकर देखने का अवसर प्रदान करता है अथवा विभिन्न स्थानों पर रहने वाले दर्शकों को एक साथ देखने की व्यवस्था कर सकता है। यह उपयुक्त में से सभी कौन सा इसका आंसर है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। दूरदर्शन तक प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक है। अब देखिए, संयोजन से दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम लाभदायक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इससे लोगों को ज्ञान, शिक्षा, समाचार आदि से अवगत होने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से क्या होता है? विभिन्न जीवन के पहलुओं को समझने में समृद्धि दिशा में उन्मुख होने का संबल मिलता है, इसीलिए इसका आंसर डी है। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। गाइस देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास को लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हर संडे को पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस करेंगे। हर संडे को 50 क्वेश्चन करेंगे पेपर 1 के। देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टर शॉर्ट सर्किट टीवी कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि यह सस्ता तथा स्वचालित होता है। इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम में दिखाए जा सकते हैं, आगे बढ़ जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सरलता से मस्तिष्क में बिठाया जा सकता है। इसका प्रयोग सरल है। तो इसमें से इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जो सर्किट है टीवी कक्षा, देखिए इसका जो अधिक उत्तम जो उपयोग है वो क्या है? बी। इसमें जो चित्र है इच्छा अनुसार क्रम में दिखाए जा सकते हैं। पहली बात, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है और फिर से भी दोबारा से दिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर बी विल बी करेक्ट आंसर है। बी विल बी करेक्ट आंसर है, बी। बिल्कुल गाइस, देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है कि आप पुनः बार बार आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेड पे आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए बी करेक्ट आंसर है। गाइस देखिए हर संडे को हम पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस करेंगे, रैपिड फायर मोड में करेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन नहीं लाएंगे, डायरेक्टली वहां पर प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस को। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को करेंगे। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और धीरे धीरे करके हम देखिए आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम जो अभी करंट पैटर्न में जो यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। हर संडे को हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम से सबसे अधिक लाभान्वित कौन हो सकता है, कौन से किस तरह के छात्र इसका फायदा ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। तो मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, या विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाला बड़ा ग्रुप, बौद्धिक क्षमता रखने वाला ग्रुप, यानी कि यह उपयुक्त सभी। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है, अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए आंसर नहीं है। देखिए इसका आंसर डी है, डी करेक्ट आंसर है, डी उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। देखिए कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जो छात्र लाभान्वित होते हैं वो मंद बुद्धि भी हैं, मंद बुद्धि भी हैं, मध्यम बुद्धि भी हैं और विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले भी हैं। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम छात्रों की बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है। लास्ट 5 क्वेश्चन है गाइस, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास है एफएम चैनल की उत्पत्ति, जेड चैनल का समावेश, एम चैनल का समावेश या स्टार चैनल का समावेश। तो इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए सारे क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चन है देखिए इस क्वेश्चन ये न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यू एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर है ए। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जो नवीनतम विकास है, नया विकास है, वह है एफएम चैनल की उत्पत्ति। ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखिए सी, ही,
आर यानी कि सी ही आर का तात्पर्य है, सी ही आर का तात्पर्य है चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ये चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, या चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए CHEE यानी कि ही आर का तात्पर्य है चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको, ये फुल फॉर्म है, सी ही आर का तात्पर्य, ए फुल फॉर्म है, इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। देखिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लीजिए। मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप कितना पानी पीते हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। देखिए भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार आरंभ किया गया था, तो कब किया गया था? 1961, 1959, 1968 या 1971, इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का आंसर बी है। 1959 में पहली बार टीवी पहली बार आरंभ किया गया था एजुकेशनल टीवी में। देखिए दूरदर्शन का पहला प्रसारण किया गया था, 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, आधे घंटे के लिए किया गया था 15 सितंबर 1959 को, ठीक है, प्रयोगात्मक आधार पर, यानी कि वहां पर चेक किया जा रहा था और आधा घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे के लिए होता था, 3 दिन होता था और आधा घंटे के लिए होता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी विल बी करेक्ट आंसर है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। ठीक है, बी है ये। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है गाइस, इसको पढ़ लीजिए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। देखिए कक्षा सीआर अध्यापक तथा देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम CWCR के अध्यापक में मुख्य अंतर यह है कि CWCR अध्यापक के पास अनेक माध्यम होते हैं। CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की जरूरतों और CWCR अध्यापक दर्शक को कक्षा से बाहर ले जाता है को पूरा करता है। यह उपयुक्त सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी विल बी करेक्ट आंसर है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। डी नहीं है, सी नहीं है और ए नहीं है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। देखिए CWCR अध्यापक बड़ी संख्या में श्रोताओं की एक सामूहिक शिक्षण कार्यक्रम के रूप में काम करता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोताएं क्या होती है? शामिल होती हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी विल बी करेक्ट आंसर है, सही आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए इसको पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ लीजिए। अरे बता दूंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, इस क्वेश्चन को तो कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? विजय ने टेरेस पर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, क्या यह मौखिक संचार है?
क्या ये मौखिक संचार है? चौराहा पर सिग्नल हरे से नारंगी हो गया, क्या ये मौखिक संचार है? चौराहे पर सिग्नल हरे से नारंगी हो गया, क्या ये मौखिक संचार है? बच्चा मां का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, बच्चा मां का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, या सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया? सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, मौखिक संचार क्या है? सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। ठीक है, मतलब एक इंसान ने दूसरे को सुनाया, मतलब पढ़कर सुनाया, तो ये क्या है? मौखिक संचार है। देखिए, क्योंकि इनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ भाषण, संदेशों, कविता को मुख से पढ़ने का विवरण है। ठीक है, क्या किया? सुनीता ने क्या किया? विनीता को पढ़कर सुनाया, मुंह से पढ़कर सुनाया। विजय ने टेरेस पर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, लेकिन किसको सुनाया? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ पता नहीं किसको सुनाया। चौराहे पर सिग्नल हरे से नारंगी हो गया, चौराहे पर हरे से नारंगी हो गया, लेकिन मैसेज क्या है? संदेश क्या है? कुछ पता नहीं है। बच्चा मां का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। ठीक है, बच्चा मां का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ये मौखिक संचार नहीं माना जाएगा। सुनीता ने विनीता को पढ़कर सुनाया, ये मौखिक संचार है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो गाइस देखिए इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।